आरक्षण के मुद्दे की आंच हमेशा से देश की राजनीति को गरमाती रही। आरक्षण को लेकर वोट बैंक की सियासत भी जमकर हुई है, लेकिन आरक्षण की इस बहस में इस बार एक नया अध्याय जुड़ता दिख रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर में 27% रिजर्वेशन की मांग कर दी है और कई राजनीतिक दल निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग का समर्थन भी कर ही रहे हैं, तो कुछ इसके विरोध में भी हैं। वहीं कॉर्पोरेट जगत निजी क्षेत्र में आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करना सही होगा? क्या मेरिट की जगह रिजर्वेशन के आधार पर प्राइवेट कंपनियों में नौकरी देना सही फैसला होगा? इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल है। महेश गुप्ता साहब उपाध्यक्ष हैं पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के, शकील उज जमान अंसारी साहब सदस्य एनसीबीसी, राम कृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमेशा की तरह हमारे साथ हैं, शाइना एनसी प्रवक्ता बीजेपी की होंगी और शहजाद पूनावाला कांग्रेस की तरफ से अपने विचार रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और इन परिस्थितियों में अगर आज आरक्षण की मांग उठ रही है तो क्या ये सही है विकास के लिहाज से? सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण को लेकर सिफारिशें क्या की हैं और कैसे इस सिफारिश से आरक्षण पर एक नई बहस छिड़ गई है। आरक्षण के मुद्दे पर सबसे बड़ा सवाल, क्या प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए आरक्षण? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी ने ओबीसी उम्मीदवारों के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की है। आयोग ने केंद्र सरकार से एक कानून पारित करने की सिफारिश की है, जिसके तहत व्यापारिक संस्थानों, अस्पतालों, ट्रस्टों समेत अन्य निजी संस्थाओं में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया जाए। इस मामले में आयोग ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को खत लिखा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री थावर चंद गहलोत ने इस मुद्दे पर कहा कि इस संबंध में एक आधिकारिक स्तर की कमेटी बनाई गई है। कमेटी इस बारे में उद्यमियों और कॉरपोरेट जगत से बात कर रही है, लेकिन फिलहाल निजी क्षेत्र में आरक्षण का माहौल बनता नहीं दिख रहा है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान का कहना है कि सरकारी कंपनियों का निजीकरण हो रहा है। ऐसे में प्राइवेट कंपनियों में भी SC/ST को आरक्षण मिलना चाहिए। जेडीयू नेता श्री केसी त्यागी का कहना है कि देश में निजीकरण बढ़ रहा है। ऐसे में पिछड़ों को निजी क्षेत्र में आरक्षण से वंचित नहीं रखा जा सकता। वहीं प्राइवेट सेक्टर ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की सिफारिश का विरोध किया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या निजी सेक्टर में आरक्षण दिया जाना चाहिए? क्या मेरिट की जगह रिजर्वेशन के जरिए नौकरी देना सही होगा? टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आरक्षण को लेकर राजनीति शुरू से गर्माती रही है। आरक्षण को लेकर अगर कुछ मोटा मोटी कभी भी तय हो पाया है तो उसको लेकर इंप्लीमेंटेशन की अगर बात होती है तो उस पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। लेकिन अब जब प्राइवेटाइजेशन और उस दौर में हो रहा है, जब विकास की बात हो रही है, जब विश्व में एक अलग मुकाम हासिल करने की बात हो रही है, वहां आरक्षण वो भी 27% प्राइवेट सेक्टर में, क्या ये बात गले के नीचे उतर पाएगी प्राइवेट इंडस्ट्री के लोगों को? इस पर सब अपनी राय रखना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पक्ष जानना चाहेंगे एनसीबीसी की तरफ से। जब ये कहा गया कि 27% हमको चाहिए ओबीसी के लिए स्पेसिफिक प्राइवेट सेक्टर में, शकील साहब क्यों आपको लगा कि ये अब जरूरत आन पड़ी है खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर में? देखिए, पिछड़ों के रिजर्वेशन का मामला तो सबसे पहले 1953 में काका कालेलकर कमेटी ने जब बनाई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो सवाल उस वक्त से उठ रहा है। आप आखिर में कई कमीशन बनने के बाद मंडल आयोग की सिफारिश को सरकार ने मान ली। ठीक, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं इस पर जब चर्चा हो रही है तो आप इसके पीछे का इतिहास जरूर रख रहे हैं। लेकिन राम कृपाल जी, जब आप तो एक लंबा दौर भी देख रहे हैं, पत्रकारिता का अनुभव भी रहा, आरक्षण को लेकर किस तरह मंडल के दौर में भी राजनीति गरमाई और अब भी परिस्थितियां कमोबेश कम नहीं हुई हैं। हाँ, कुछ पॉकेट्स में इसको रखा गया है, कुछ पॉकेट्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आपको लगता है कि आज के दौर में ये सही है? देखिए, मैं सही और गलत पर कोई मतलब बिल्कुल यस और नो की स्थिति नहीं है, एक ऐसा मुद्दा है। बेसिकली हमारे यहाँ जो भी आरक्षण का सवाल उठा, वो बात इसीलिए उठा ही कि समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से हर तबका बराबर नहीं है। तो जो लोग वंचित रह गए थे उनको एक मौका दिया जाए कि वे समाज में, जिसको हम लोग कहते हैं कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ तो है, लेकिन इक्वलिटी इन द सोशल स्टेटस एंड सोशल, समाज में भी एक रूपता आए।
उद्देश्य ये था। देखिए, मैं किसी भी, कोई ऐसा नहीं है कि संविधान भी समाज की जरूरतों के हिसाब से संविधान भी बदला जा सकता है, कोई दुनिया में नहीं है। सब चीज क्या होती है कि आज के इंसान की जरूरतें क्या हैं। लेकिन मेरा इतना विनम्र निवेदन है कि किसी भी चीज को अगर स्वीकार भी करना है तो वो क्यों, और अस्वीकार करना है तो क्यों। और उसका एक पैमाना ये होता है कि जो अब तक हमने किया है, हम उन नीतियों के खिलाफ नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जो चीजें हमने दी हुई हैं और जो उनके आधार हैं, उनकी समीक्षा होनी चाहिए और देखा जाना चाहिए कि जो मूल उद्देश्य था, अच्छा, कि समाज में बराबरी स्थापित हो, गैर बराबरी जो किन्हीं सिर्फ इस कारण से हो गई थी कि जातियों के चलते कुछ सवर्ण थे, कुछ पिछड़े हुए थे। तो अब सवाल इस बात का है कि जो रास्ता आपने चुना था वो रास्ता आपको मंजिल की तरफ ले जा रहा है या उसमें भटकाव है। तो जो भी मेरा कहना है कि जो आयोग ने सिफारिशें दी होंगी, उसके पीछे उनके रीजन को देखा जाना चाहिए। उन्होंने हर चीज का लॉजिक होता है, क्वांटिफाई होता है। और मेरा ही मानना है कि अगर वो ऑब्जेक्टिव हैं, अगर उनको लगता है कि ये व्यावहारिक हैं, और जहां आप उसको लागू करना चाहते हैं वो भी अगर समाज के हित में व्यावहारिक है, तो मैं इसको ये कहूंगा कि इस पे बाकायदा एक बुनियादी ढंग से बहस होनी चाहिए। और किसी बहस तो होती है रामकृपाल जी, आप तो उन बहसों में रहते भी हैं, बहस तो होती है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो या जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर जो पॉलिसी मेकिंग में हो, वो अपनी राय रखते हैं। पासवान जी को राजनीतिक तौर पर और कई कमेटियों में भी आपने देखा पढ़ा सुना है, लेकिन जब बात रखने की होती है, हक दिलाने की होती है, तो उसको लेकर एक अलग मुद्दा। दुर्भाग्य ये है कि बस एक वाक्य और कहूँ जो मैं कहने जा रहा था। देखिए, ये सब मुद्दे ऐसा होता है कि इनको भी सब वोट पॉलिटिक्स से सारा सब कुछ जोड़ दिया जाता है, ये दुर्भाग्य है। और इसीलिए मेरे बात समझ में नहीं आती कि जब भी कोई नीति हो, अगर संविधान पे किसी भी आर्टिकल की पुनर्समीक्षा हो सकती है, तो कोई भी पॉलिसी उसके तहत ही, संविधान के तहत ही आरक्षण भी मिला हुआ है। अच्छा, तो उसकी सफलता या विफलता का जब कभी सवाल उठता है तो इतनी तेजी से हल्ला होने लगता है कि जैसे ये बिल्कुल कोई दैवी चीज है, इसके बारे में इंसान को कोई इसकी समीक्षा करने का हक नहीं है। फिर अच्छा, मैं मानता हूं कि समीक्षा करने वाले भी ठीक, अगर कोई पॉलिटिकल एजेंडे के तहत कर रहे हैं तो एक अलग की बात है, लेकिन समीक्षा होनी ही नहीं चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूं। तो मेरा यह कहना है कि आप देखिए, अगर वाकई इससे पिछड़े उन तबकों का जिनको न्याय मिलना चाहिए था, जो आज मेरिट में आ सकते थे, लेकिन चूंकि समाज में उनकी हैसियत ये नहीं रही, उनको आर्थिक पैसे नहीं थे कि आज वो एमबीए नहीं कर सके या किन्हीं चीजों पर, तो ये देखा जाना चाहिए कि अगर उनमें काबिलियत है, एक आर्थिक परिस्थितियों की बात जरूर होती है कि अब हो भी रहा है। कई बार बिहार चुनाव में मुद्दा उठा कि अगर आरक्षण होता है तो आर्थिक परिस्थितियों के लिहाज से हो, लेकिन देखिए, ये चुनाव के वक्त में उठता है और चुनाव के वक्त में उठता है। हमारे देश में हर साल चुनाव है, प्रॉब्लम यही उठेगी। अब आप देखिए 2019 तक लगातार चुनाव हो, 20 तक कोई भी मुद्दा उठेगा, उसको चाहे अनचाहे, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं भी चाहती तो ये देखा जाएगा चुनाव मुद्दा हो गया। और अमूमन दुर्भाग्य बस पॉलिटिकल पार्टी उसको वोट से जोड़ लेती है। ठीक, शकील साहब, आप इतिहास गिना रहे थे, इतिहास 1908, 1909, 1921, 1935 और 42, ये सब आंकड़े हैं कागजों में दर्ज और हमेशा अच्छी अच्छी बातें मंचों से कही जाती रही हैं। लेकिन क्या आपको लगता है जब 27% आरक्षण की मांग निजी क्षेत्र में उठाने की बात हो रही है, तो इस दौर में युवकों को जब आगे बढ़ने की वो वकालत करते हैं सरकार से, वो एक उम्मीद रखते हैं, वहां एक 27% हिसाब उनको लगता है कि कोटे के हिसाब से किसी और को दे दिया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये जो आप इतिहास को तो मैंने इसलिए कहा कि ये रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन ने जो किया, जब बेस पर आप नहीं जाएंगे, बहुत सारे डिबेट मैं देख रहा हूं बेस से ही हट के डिबेट करते हैं। इसलिए आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले मंडल कमीशन की सिफारिश क्या थी और किस बुनियाद पर किया गया था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन की जो सिफारिश थी उसमें 2 सेक्टर था, एक गवर्नमेंट सेक्टर था, एक प्राइवेट सेक्टर था। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अलग कानून बनने थे और प्राइवेट सेक्टर के लिए अलग कानून बनने थे। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कानून बने, उसके बाद आपने देखा कि सोसाइटी में अनरेस्ट हुआ, झगड़े हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, इंदिरा साहनी केस, अब फुल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक फैसले दे दिए कि रिजर्वेशन का बेस इकोनॉमिक बेस हो ही नहीं सकता है, सोशल क्राइटेरिया ही रिजर्वेशन का बेस है। अब वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की जो बात कर रहे हैं वो भड़काते हैं या इस डिबेट से हटते हैं। जब हिंदुस्तान का संविधान उसकी गुंजाइश ही नहीं देता है तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं। अब
रिजर्वेशन जो हुआ वो तो हम डाटा आपको बाद में बताएं। पहले अब जो चीज पेंडिंग है कि प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए रिजर्वेशन, हाँ। अगर संवैधानिक तौर पे सरकार ने अगर मंडल आयोग की रिपोर्ट को एक्सेप्ट टोटो कर चुका है तो ये दूसरा काम भी सरकार को करने का है। और इस सिलसिले में सरकार में बहुत सारे काम भी हुए हैं, बहुत सारे डिस्कशन भी हुए हैं, पिछली सरकारों ने डिबेट भी किया है, कॉर्पोरेट सेक्टर से भी बातचीत की है। उसके बाद एक फार्मूला, मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में, लेकिन मैं कह रहा हूं सबसे बात करके संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लागू करने की ड्यूटी भी सरकार की है। और संवैधानिक संस्था जो एनसीबीसी है वो सरकार का नजर उस तरफ दिलाने के लिए कटिबद्ध है। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है, मेरिट देखिए, का सवाल नहीं, मैं मेरिट का सवाल नहीं उठा रहा हूं, बिल्कुल मेरा सवाल ये है कि आपने मंडल कमीशन का जिक्र किया, मंडल कमीशन को लेकर एक बहस होती रही है। सवाल ये भी है कि जब हम निजी क्षेत्रों की बात करते हैं तो निजी क्षेत्रों में कई तरह की परेशानियां होती हैं, उनको चलाने वाले एक प्राइवेट सेक्टर के ऐसे लोग होते हैं जो सरकार को टैक्स भी देते हैं। वहां पर अगर आप कोई नीति को थोपने की कोशिश करेंगे तो वो कितना एक्सेप्टेबल होगा सर? बहुत अच्छी बात आपने की, हम चाहते थे कि यही बात आप करें। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो निजी क्षेत्र है वो हिंदुस्तान के अंदर जो भी कानून है उससे अलग तो है नहीं। हाँ। सरकार के जितनी पॉलिसीज का लाभ निजी क्षेत्र को लेना होता है वो तो कभी कोई निजी क्षेत्र ने नहीं कहा कि हम इन पॉलिसी का लाभ नहीं लेंगे क्योंकि सरकार हमको प्रिविलेज दे रही है, हमको, वो तो कभी नहीं कहती है कि हम नहीं लेंगे। बैंकों में जो हमारी पूंजी इस देश के जनता की जमा है, जिसमें आपको आंकड़े ये हैं कि 52% पॉपुलेशन ओबीसी का है, 23% पॉपुलेशन SC ST का है, यानी देश के 75% लोग जो हैं ये समुदाय में आते हैं, जो रिजर्वेशन के क्राइटेरिया में आते हैं। और उन क्राइटेरिया, बात पूरी हो जाए, उन क्राइटेरिया के लोगों के बैंक में जमे धन को आप तो लोन के रूप में ले लेते हैं और उससे अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। वहां ये कहां कहते हैं कि हम ओबीसी के लोगों का, दलित लोगों का हम बैंक से कर्ज नहीं लेंगे, वो ले लेते हैं। और आप कर्ज का रेशियो देख लीजिए, अगर 1 लाख और 2 लाख के किसानों को कर्ज मिले तो कमर में रस्सा बांध के उसको जेल पहुंचा दिया जाता है। लेकिन हजारों हजार करोड़ बैंकों के वेव आउट हुए हैं ये पैसे। ये किनके पैसे थे? उन भारत के 75% और प्लस 25%, 100 हिंदुस्तानियों के पैसे से आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों को इंसाफ और उसके कानून के दायरे में आप इंसाफ नहीं दे सकते। एक बात ठीक है, नहीं, इसका एक जवाब भी ले लेते हैं, एक एक करके जवाब। महेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, सीनियर वीपी हैं पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के और सीएमडी हैं केंट आरओ सिस्टम के। यानी अगर एक निजी क्षेत्र में कोई कंपनी इस पर अपनी राय रखे और इस सवाल का जवाब दे जो यहां से उठाया जा रहा है शकील साहब की तरफ से, तो महेश जी, नीतियों को आप लोग अपने प्रॉफिट और बेनिफिट्स में देख लेते हैं, लेकिन जब वही बात एक सोसाइटी के तौर पर आती है, सामाजिक तौर पर आती है, देश को आगे बढ़ाने और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की होती है, तो वहां पर आप लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर नीति थोपी जा रही है। देखिए, इसको 2 एंगल से देखना पड़ेगा अपने को। पहला एंगल है कि हम फ्यूचर में अपना कैसा समाज चाहते हैं। हम जातियों में बटा हुआ समाज चाहते हैं और एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें सब लोग समृद्ध हो, जाति का हिसाब किताब नहीं हो। संविधान में इसका प्रावधान किया गया था कि बिगड़ी हुई जातियों को इसका रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मिला और आगे भी कंटिन्यू हुआ, अमेंडमेंट हुए, मंडल कमीशन रिपोर्ट हुई, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसके अगेंस्ट नहीं है। बट हमको आने वाले समय में, आज से 50 साल बाद हम क्या देख रहे हैं, 75 साल बाद क्या देख रहे हैं, वो भी आज हमें सोचना पड़ेगा। खाली जाति के ऊपर हम लोग अगर अपने समाज को बांट देंगे तो वो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं होगा। बट ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस है, ये पॉलिटिकल लेवल पे इसको डिस्कस किया जा सकता है। बट आरक्षण करना निजी समाज में मैं इसलिए अच्छा नहीं मानता हूं कि अगर आज हमें पूरे देश विदेशों में compete करना है, हम compete किस चीज के ऊपर करेंगे? हमारे को पावर पूरी सही नहीं मिलती है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं मिलता है, फिर भी हमें अपना माल विदेशों में कॉम्पिटिटिव भाव में बेचना है। ठीक है, आपकी बात नहीं, आप अपनी बात तो और उसको करने के लिए हमें बिजनेस से जुड़ी समस्याएं नहीं सर। यहां सवाल हो रहा है कि अगर हम सबको एक साथ लेकर ग्रोथ की बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, उसमें अगर ये परिस्थिति बन रही है कि हम फायदा जरूर लेंगे लेकिन हम नीतियों को नहीं मानेंगे जो हमारे ऊपर थोपी जाएगी। मैं एक छोटी सी बात यहां पर और कहना चाहूंगा, आप मेरी बात पूरी होने दें। मैं यहाँ पे छोटी सी बात और कहना चाहूंगा यहाँ पे
हमने आज तक कभी सेंसस नहीं किया अपने प्राइवेट क्षेत्र में कितने लोग पिछड़े वर्ग के हमारे यहाँ एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग नहीं हैं। हर एक संस्था में अलग अलग डाटा होगा, बट आपको यह मानना पड़ेगा कि प्राइवेट क्षेत्र कभी भी जाति के आधार पर किसी को एम्प्लॉय नहीं करता। आपको कहीं पे मिलता है कि जाति के आधार पे हमने एक जाति को बढ़ावा दिया, दूसरी जाति को बढ़ावा नहीं दिया, तो आप प्राइवेट क्षेत्र को ब्लेम कर सकते हैं। अभी तो हमने ये सेंसस ही नहीं किया कितने परसेंटेज हमारे यहाँ है, कितने परसेंटेज नहीं है। जब वो डाटा आएगा तो आप देखेंगे वो जो आप चाह रहे हो उससे ज्यादा ही होगा, लेकिन उसको लॉ ना बना के अगर आपको लगता है कि आपके डाटे कम नहीं हैं, तो आने दीजिए, लेटेस्ट ये रिजर्वेशन हो जाएगा तो अच्छा तो है। कि आप कैसे समझते हैं कि भारत के 75% आबादी के लोगों में मेरिट नहीं है? आप कैसे समझते हैं कि भारत के 75% लोगों में मेरिट नहीं है? नहीं, हम नहीं कह रहे मेरिट नहीं है, हम कह रहे हैं उनमें मेरिट है तो वो वैसे ही आ रहे हैं। तो अगर रिजर्वेशन लगता है तो और फायदा तो आप ही को होगा ना। आप उनको अछूत कर रहे हैं। नहीं, ये ओबीसी रिजर्वेशन कास्ट के बुनियाद पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपने पढ़िए, कास्ट कम्युनिटी रिजर्वेशन है। और ये सदियों से जो जुल्म और सितम की वजह से सोसाइटी के अंदर, जैसे हमारे भाई कृपाल जी ने बताया, जो भेदभाव था उसको बराबरी पे लाने के लिए ये है। नौकरियां कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, और अगर ईमान और इंसाफ से अगर व्यवहार करने लगेगा तो रिजर्वेशन की तो नीड भी नहीं होगी इस सोसाइटी। देखिए जी, आप कुछ कह रहे हैं महेश जी? सर मैं एक जवाब देना चाहूंगा इस चीज का। हाँ, मैं जवाब इसका ये देना चाहूंगा, सरकार में रिजर्वेशन इसलिए लाया गया था कि जो सरकार में एक अधिकारी बैठता है उसमें एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है। वो खाली तनख्वाह लेने के लिए नहीं आता, वो पूरी ब्यूरोक्रेसी में पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करता है। इसलिए वहां रिजर्वेशन देने का फायदा ये था, कोई अगर एक पिछले वर्ग का आदमी सेक्रेटरी बनता है तो वो नीति ऐसी बना सकता है जो पूरी समाज को बेनिफिट करे। लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में कोई आदमी नीतियां नहीं बनाता, प्राइवेट क्षेत्र में आदमी सिर्फ नौकरी करता है। तो इसलिए प्राइवेट क्षेत्र में रिजर्वेशन करने का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, एक्सेप्ट जॉब देने के लिए, फाइनेंशियल रिवॉर्ड देने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्राइवेट में इतना इंपॉर्टेंस है नहीं उनका आने का। शहजाद साहब भी जुड़े हैं हमारे साथ, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इससे पहले शहजाद साहब, इसका कुछ इतिहास ये भी है कि 2006 में ये यूपीए सरकार के समय में प्रपोज किया गया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, और पब्लिक सेक्टर में भी इसको इंपोज किया गया था। लेकिन ये बात आगे बढ़ नहीं पाई। उस दौर पर भी राजनीति गरमाई, इस दौर पर भी राजनीति गरमा रही है, और अभी भी ऐसा लगता है कि प्राइवेट इंडस्ट्री या प्राइवेट सेक्टर के लोग इसको पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हैं। तो क्या कहीं बातचीत में कमी रह गई है, या फिर हर जगह से बातचीत बन नहीं पा रही है, इसको एक पॉलिटिकल इश्यू बना दिया जाता है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2014 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा लेंगे तो मैं तो 2006 का भी दिखा चुका हूं कि आप ही की सरकार में आया था। मैं सिर्फ एक मिनट बात रखूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं रखूंगा। 2014 के हमारे मैनिफेस्टो में हमने बड़े ही क्लियरली लिखा है कि SC ST और जो पिछड़ा वर्ग है, हालांकि मनोज जी जो है वर्ग और कास्ट को कंफ्यूज कर रहे हैं बार बार, महेश जी, तो उसके लिए हम लोग सकारात्मक कार्रवाई के पक्ष में हैं और आम राय बना के 2006 में आपको याद होगा कि अर्जुन सिंह जी ने इसको लागू करवाया था प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, और तब किसने मुखालफत की थी? वो वही पार्टी है जो आज सत्ता का भोग ले रही है। और इस सत्ता के भोग लेने वालों में कई ऐसे लोग शरीक हैं, जैसे RSS के मुखिया मोहन भागवत जी, उनके पहले KS सुदर्शन, उनके तमाम MPs, CP ठाकुर से लेके धर्मवीर हरियाणा के MP है, जिन्होंने कहा है आरक्षण को खत्म करिए। उसके अलावा जो एक बात हमारे पैनल पे कही गई है कि ये सिर्फ एक आर्थिक मौके की बात नहीं है, ये सामाजिक न्याय की बात है। आज किस तरीके से दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, हरियाणा में 200% अत्याचार बढ़ चुके हैं दलितों के खिलाफ, तो ये एक व्यापक मामला है। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि ये कमीशन जो बनी थी, कमीशन 93 में 1993 में बनी थी एक एक्ट के तहत। इसके पास एक अधिकार क्षेत्र है, वो अपना अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करती है सुझाव देने के लिए, सिफारिश देने के लिए। उन्होंने एक अध्ययन किया है, उनको लगा है कि ये जरूरी है क्योंकि इसके फल जो है अब नहीं मिल रहे। मेरा सिर्फ एक सवाल है ये निजी क्षेत्र के लोगों से कि पिछले बजट में 5 लाख करोड़ का टैक्स रिबेट लिया गया है आपके द्वारा, आप वो 5 लाख करोड़ सरकार को लौटा दे, हम किसी भी निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन लाने की एक बात को भी आगे नहीं करेंगे। आप लौटाने का कब कष्ट करेंगे? और इस बजट में 6 लाख करोड़ मिलेंगे, उसको भी ना ले, कहिए कि ये 6 लाख करोड़ OBC और SC ST के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। हम तो बड़े मेरिट वाले प्राइवेट सेक्टर है, हम अपनी जो है अपने आप से देख लेंगे। वैसे कितनी आपकी कंपनियां लाल में जा रही है ये पूरे देश के सामने है, कितने बैंकों का NPA है, आप हमें समय सामने है। महेश जी, ये जवाब आपसे मांगा जा रहा है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा जी। हाँ, मैं इसका जवाब ये देना चाहूंगा कि हमको रिबेट किसने दिया? हमको सरकार ने सब्सिडी दी क्या?
हमारे को हमारे टैक्स के अंदर कमी करके इसका मतलब हमको सब्सिडी नहीं दी गई है। हमने जो कमाया उसमें से पहले आप कुछ सरकार परसेंटेज की लेते कोष थे, से तो आपने बोला पैसा इस जा रहा है ना चीज के लिए सर कम कर आपके देंगे। लिए। आज भी वो सरकार की कोष से जा रहा है आज तो तक किसी और किसी के हक का private मारा sector जा को रहा है। कोई सब्सिडी नहीं दी गई है। सर जब आपकी एक कंपनी को मुनाफा हक का मिलता क्यों है, जा रहा है? फायदा हमारे में- मिलता है, हमारे में उतना तो हक वो बनता किसी नहीं आपका और लेने का, रिसोर्सेज आप तो ले रहे हैं। लिमिटेड है, आज तो वो corporate किसी और tax के हम ऊपर 30% से मिल रहा है। 10% सरचार्ज ले रहे हैं भाई। आप क्यों नहीं, आप एक डेलीगेशन ले जाते 21% का मोदी जी tax के होना पास, चाहिए आपका। आप मोदी इतना जी के tax पास ले क्यों रहे हैं डेलीगेशन ले हमसे? जाइए और उसमें लिखिए कि जेटली जी हमें एक भी रुपए का टैक्स ब्रेक ना दे, बात खत्म। फिर हम ओबीसी कमीशन की जो बैठी है ये कमीशन वाले, उनके साथ हम तय कर टैक्स लेंगे कि हमने वो ज्यादा पैसा क्यों बचा थोपा जा है रहा है? उसमें से कैसे लाभ दिलाए। आप कर दीजिए ना ऐलान, आप कर दीजिए ऐलान कि मैं जाऊंगा अपनी पूरी चेंबर ऑफ कॉमर्स को नहीं, लेकर। आपको प्राइवेट सेक्टर को जो आपने टैक्स लगाना लगाइए, आप मोदी जी के पास जाइए, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर को फोर्स मत करिए। दरअसल कि आप मोदी जी इंटरनेशनल आपके साइड मार्केट से में खेल बेचें, रहे हैं, लेकिन हमें लगा क्वालिटी वो के हमारी ऊपर साइड बिना से पे ना खेलेंगे, करें। खेल रहे हैं वो आपकी साइड से। तो हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए कि जरा नहीं, वो इनकी भी कुछ बात नहीं देख कर रहे। ये देखिए, हमें कुछ उनके शकील पास साहब, ये जाके खेल हो रहा है। उनसे नहीं कहा रिजर्वेशन ऐसा करो है मत करो। कि सरकार से हम सिफारिश करते हैं, सरकार किसकी है इससे हमें ताल्लुक नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारा सिफारिश इस सरकार से है और नरेंद्र मोदी जी से इसलिए है कि हमने पहली बार विज्ञापनों में पढ़ा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है। तो तथाकथित। हम जब समझते हैं ओबीसी के लोगों को ज्यादा आशाएं क्या जुटी हैं, इसीलिए तो हो नहीं गया नहीं क्या? एक मिनट, एक आशाएं हैं, दूसरे सरकार ने का मोटो है सबका साथ सबका विकास। हाँ। तो 75% लोगों का साथ जाहिर है सरकार को चाहिए। तो ये इशू पुराना है, ये कांग्रेस बीजेपी लेफ्ट फला से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और ना हम इसमें कोई पढ़ना चाहते हैं। हम कहते ये इतना है कि ये इशू जो है बहुत पुराना है। आप सबसे बात कीजिए, सभी लोगों से बात कीजिए, बात करने के बाद जो संविधानिक जो प्रोविजन है उस पर अमल कीजिए और प्राइवेट सेक्टर में दीजिए। अब आप कहते हैं मेरिट की बात ये वो, अब आप अफर्मेटिव प्लान यूएसए में पब्लिक सेक्टर कहां से आती है? बिल्कुल पब्लिक सेक्टर अगर वहां से आ रही है, अब बड़े इंडस्ट्री वहां से आ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में और यूरोपियन सारे कंट्रीज में अफर्मेटिव प्लान लागू है। तो वहां तो उनको एतराज नहीं है। इंडिया में क्यों एतराज होगा? उन कंपनियों को कोई एतराज नहीं होगा। बात ठीक से बताने की है असली। मैं एक मुझे सवाल ये और लगता पूछना चाहता है, हूं। मुझे ठीक से बताना चाहिए उन्हें। इसमें डिस्प्यूट में मुझे कभी नहीं नहीं, जाना ये चाहिए। dispute नहीं सर, है। मैं अगर आपसे हम- एक सवाल मैं पूछना चाहता एक हूं। बार रामकृपाल जी से भी रामकृपाल जी से ही को पूछना बहस से चाहता मैं हूं इसलिए भी जोड़ना चाह रहा हूं नहीं, क्योंकि जिस दौर का जिक्र हो रहा है और जिस दौर में एक राजनीतिक सवाल और हर सरकार पर उठाए जा रहे हैं, वो सवाल कहीं ना कहीं एक केंद्र से समझने जरूरी है। अगर मंडल की बात होती है रामकृपाल जी, और अगर कहीं नरसिम्हा राव जी की बात होती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात होती है, उससे पहले के सरकारों की भी बात होती है, क्या वहां पर इंप्लीमेंटेशन में हमेशा कमी दिखी, एक राजनीतिक कमी दिखाई दी मैं है? एक छोटी सी चीज बता दूं। एक लड़का जब इम्तिहान में वो पढ़ाई नहीं किए होता है और अचानक एग्जाम आता है तो वो भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। तो इसका मतलब नहीं कि वो हनुमान का भक्त हो गया। अच्छा आदमी भी हनुमान चालीसा पढ़ता है, बुरा आदमी भी हनुमान चालीसा पढ़ता है। आज की जो बात हो रही है, मैं इसके थोड़े से, चूंकि मेरी उम्र कारपोरेट सेक्टर में गुजरी है और कारपोरेट सेक्टर को मैंने चेंज होते देखा है। हकीकत ये है, जो अभी अमेरिका इसकी बात कर रहे थे भाई साहब सारे लोग, अच्छी बात है वहाँ, लेकिन देखिए सोसाइटी का फर्क क्या है। आप एक पौधा होता है, एक पौधे को आप जमीन पर बढ़ने का मौका देते हैं, एक पौधे को गमले में लगा देते हैं। 20 साल के बाद जन्म से लेकर के शिक्षा तक, डिग्री मिलने तक, दोनों में इतना जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बाद आप खंभा लगा करके भी जो गमले में उगा पौधा है उसको कितना भी कुछ कर लें, चाहे जितना भी कर लें। मैं बताऊं आप, इनइक्वालिटी 3 तरह की होती है, इनइक्वालिटी ऑफ पावर, इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो आप उसको 25 साल के बाद वो कितना भी प्रायोरिटी दे दें प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, वो इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इनइक्वालिटी ऑफ जो बॉर्न हो गया, जो डिफरेंस हुआ है 25 साल में। बेसिक बात यह है कि एजुकेशन में आपने उनको, उन बच्चों को, जो आज बच्चा गांव में जिस तरह से पढ़ रहे हैं, जिस तरह हालत हो रही है, कारपोरेट सेक्टर क्या करेगा बता दूं आपको। कारपोरेट सेक्टर में क्या होता है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है, गलतफहमी है सबको। और यू कैन नॉट फोर्स पर प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि उनकी अपनी नीतियां होती हैं, सारी चीजें प्रोडक्टिव लिंक्ड है, प्रोडक्शन लिंक्ड है। आप
परफॉर्म, उनका उनका सब कुछ होता है वहाँ। एक सबको एक इंक्रीमेंट नहीं होता है। एक ही आदमी को पता चला कि वो एनआईए आ रहा है, नॉट परफॉर्मिंग, उसको निकाल दिया जाता है। एक आदमी जो है वो 25% का इंक्रीमेंट पाता है, एक ही पोस्ट पर काम करने वाले लोग। ये पूरी स्ट्रक्चर सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, ये पूरे दुनिया में कारपोरेट सेक्टर की है। तो हमें भी देखना चाहिए हमको। मैं बेसिकली इस बात का हूं कि जो अन्याय 20 साल तक हो रहा है बच्चों के साथ, जो गरीब है, जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है। क्या बात है, किसी का लड़का जो है 40 लाख रुपए दे करके वो एग्जाम ले रहा है और दूसरा वाला इनकम टैक्स पेई। हिंदुस्तान में कितने इनकम टैक्स पेई हैं आप देख लीजिए, जिनकी इनकम ही 40 लाख नहीं, वो कहां से बनाएंगे? एक सवाल है, ये एक बढ़िया पॉइंट सर ने मेरा ये उठाया। कहना है कि देखिए 25 साल तक आप उसकी इनइक्वालिटी को बर्दाश्त करते हैं और 25 साल के बाद आप कहते हैं कि अब समाज में संविधान के तहत जाके कर दो। मैं मानता हूं उसको मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूं उस 25 साल जो शुरू के चले गए उसके जीवन लाइफ में कभी भी इक्वल नहीं बना शकील साहब, पाएंगे। एक सवाल ये है। मैं बेसिक बात जो कर रहा हूं, एक जो सोच। प्राइवेट सेक्टर की बात है, मैं गवर्नमेंट आपको सेक्टर। इसी बात को मैं आपको भाई साहब बताना चाहता हूं जी, जी, जी। कि सवाल पैदा होता है। आपने खुद स्वीकार कर लिया कि किसी को अवसर नहीं मिला, किसी को अवसर मिला। तो ये हिंदुस्तान के सोसाइटी का 5000 साल का इतिहास है। नहीं, मैं इसीलिए- एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाए। इस इतिहास है 5000 साल पुरानी, और आप इसको जोड़ रहे हैं नौकरियों से। ये जो सोशल जस्टिस प्रोग्राम्स है, वन मिनट मेरी बात पूरी हो जाए, मैं बात पूरी कर लूं, फिर आपकी बात। आप तो सीनियर आदमी हैं, आप ये बात आप नौकरियों से जोड़ रहे हैं। आप रिजर्वेशन, सोशल जस्टिस के पूरे फैमिली प्रोसीजर को देखिए, उसमें इक्वालिटी करने की बात की गई है। ये नहीं कहा गया है कि गरीब आदमी को, लेकिन उसके लिए बड़ी मंथन के बाद ये बात समझ में आई कि आजादी के बाद रिजर्वेशन देके कुछ लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश की जाए, तभी सोसाइटी से कास्ट सिस्टम खत्म होगा। और आप उसकी उल्टी बात कहते हैं। कई लोग अभी कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम इससे बढ़ेगा। मैं एक मिनट, इसके भीतर का जो मूल सवाल था, मैं आ रहा हूं सजाद आपके पास। एक भीतर का जो मूल सवाल था कि बेसिक हम ये नहीं कह रहे हैं, या फिर इस डिबेट में हम ये नहीं कह रहे हैं कि नौकरी प्रायोरिटी है, जैसा आपने कहा, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शुरू से वो मिलना चाहिए, वो जो इक्वालिटी है वो शुरू से मिलनी चाहिए। वो मिलेगा। अब आप नहीं देखिए मिला, वो कैसे मिलेगा, जब तक के सोसाइटी, मैंने कहा 25% आबादी के कब्जे में अभी सब कुछ हिंदुस्तान है। 1 मिनट, अब आप देना उसी को है, ये 75% आबादी को। कानून 1000 बना दीजिए। अब देखिए मंडल कमीशन 27% रिजर्वेशन किया है। आज का आप डाटा निकाल लीजिए, आज अभी 8 से 10% ही नौकरियों में ओबीसी को मिला है। 23 साल के बाद भी। 23 साल के बाद भी। क्यों? कि मेंटली हमको फिट होना पड़ेगा कि समाज को इक्वल बनाना है। जो पीछे रह गए हैं उनकी बातों को सुन के उनको आगे उठाने की कोशिश करना। सरकार का क्या रुख रहेगा इस मामले पर, ये भी हम जान लेते हैं। हमारे साथ शाइना एनसी जी जुड़ गई हैं, बीजेपी की नेता प्रवक्ता। शाइना जी, हम उम्मीद कर रहे थे कि आप इस डिबेट में आएंगी, लेकिन ये एक बात आ रही है एनसीबीसी की रिपोर्ट में कि 27% रिजर्वेशन सिर्फ ओबीसी, स्पेसिफिक ओबीसी को प्राइवेट सेक्टर में मिलना चाहिए। अब जुड़ गई हैं आप, मुझे बताया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि सरकार इस पूरे मामले में, चूंकि नरेंद्र मोदी जब बात करते हैं विकास की और जब चुनाव जीतते हैं उसमें एक ओबीसी का एक अहम फैक्टर रहता है, तो अब 27% रिजर्वेशन ओबीसी को प्राइवेट सेक्टर, निजी सेक्टर में मिलना चाहिए, इसकी वकालत होगी? संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन ये परिस्थितियां जो हैं अब गड़बड़ इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि इन परिस्थितियों में समझना ये जरूरी है कि आखिर हम जिस का रुख करना चाह रहे हैं वो क्या उतनी सीरियसली इसको समझ पा रहे हैं। हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ी खबर बीच में आ रही है। लांस नायक हनुमंथप्पा का तीसरा मेडिकल बुलेटिन जारी हो गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक लांस नायक हनुमंथप्पा की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। दिमाग में ऑक्सीजन की कमी है। हनुमान के फेफड़ों में भी निमोनिया के लक्षण पाए गए हैं, तो वेंटिलेटर पर हैं। उनकी फैमिली, उनके परिवार वाले उनसे मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन ये तीसरा मेडिकल बुलेटिन है। हम आपको बता दें कि हनुमंथप्पा के लिए पूरे देश में भी दुआएं हो रही हैं, लेकिन इस वक्त जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है ये निराश कर रहा है। हनुमंथप्पा का तीसरा ये मेडिकल बुलेटिन है जिसमें कहा गया है कि उनकी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। परिस्थितियां
अब भी ठीक नहीं है। दिमाग में ऑक्सीजन की कमी है जो मेडिकल बुलेटिन में बताया जा रहा है, और निमोनिया के लक्षण पाए गए हैं हनुमंतप्पा में। स्थिति नाजुक अब भी बनी हुई है, हालांकि डॉक्टर्स की टीम उनको लगातार मॉनिटर कर रही है। हनुमंतप्पा से जुड़ी पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन दुआ पूरी देश की तरफ से हनुमंतप्पा के लिए हो रही है। हम बात 27% ओबीसी आरक्षण पर कर रहे हैं निजी क्षेत्र में। महेश जी, जब बात होने लगती है और जब बात आगे बढ़ने लगती है तो निजी क्षेत्र के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। मेरा सवाल यह नहीं है कि निजी क्षेत्र क्यों इस चीज को अपनाना नहीं चाहता, क्यों इस पर सकारात्मक नहीं नजर आता। मेरा सवाल यह है कि जब सोशल इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है तो उसमें निजी क्षेत्र अपनी परेशानियां ज्यादा क्यों गिनाने रखता है? निजी क्षेत्र को देख लेते हैं। निजी क्षेत्र में कौन से व्यवसाय चल रहे हैं? इसमें कोई जाति के यहाँ पे हम व्यवसाय चलाते हैं क्या? ये कोई ब्राह्मण समाज व्यवसाय चला रहा है, ये क्षत्रिय समाज चला रहा है, ये दूसरा समाज चला रहा है? ये हम समाज के हिसाब से कोई हमारे व्यापार नहीं चलते हैं। किसी भी आदमी को फ्रीडम है इस देश के अंदर अपना व्यापार चलाने के लिए। किसी भी जाति का आदमी व्यापार को चला सकता है और किसी भी जाति के आदमी को अपने व्यापार में नौकरी दे सकता है और उसके हिसाब से अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट दे सकता है। उसका मैंडेट बिल्कुल क्लियर है। वो मैंडेट उसकी आर्टिकल एसोसिएशन में लिखा हुआ है। उसको एक प्रॉफिट कमाने का एक व्यवसाय उसका है और उस व्यवसाय के अंतर्गत वो काम करता है। वो भेदभाव नहीं रखता। वो अपने जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से काम करता है। वो अपने व्यवसाय में किसी भी जाति के आधार पे अपना भेदभाव नहीं करता। तो फिर परेशानी कहां है? एक्सेप्टेबिलिटी क्यों नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटी परेशानी कहां है सर? मुझे इसमें नहीं, परेशानी कहां है? एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि लेकिन जब आप उसको आरक्षण कह देंगे फिर हमारे पर वो एक चीज को फोर्स कर दिया जाता है कि आपको करना पड़ेगा। हमारे सज्जाद जी का भी कुछ कहना है, उनके भी कुछ हमें इतने लोगों को व्यवसाय में रखना है। मुझे इस बात की एक जड़ में जाना है और वो जड़ ये है कि आज हम लोग क्यों हमारा आंख मूंद के खड़े हैं और उस मनुवादी मनुस्मृति के ऊपर जो आधारित व्यवस्था है उसके ऊपर हम लोग हमला नहीं बोल सकते, जिसको अंबेडकर साहब ने फाड़ के फेंक दिया था। आज भी हमारे देश में कायम है। मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं। हमारे पास एक ऐसे पत्रकार बैठे जिनका बहुत लंबा अरसा रहा है। साहब, आप मुझे एक दलित एडिटर का नाम बता दीजिए। नहीं, देखिए उसको सवाल मेरी बात पूरी होने दीजिए। मुझे अभी देखिए, मैंने बीच में नहीं बोला। सज्जाद साहब देखिए, एक बात करने दीजिए। मैं आपको समझा रहा हूँ, पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। आप एडिटर की बात तो छोड़ दीजिए, मेरे पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ। एक सेकंड, ईमानदारी से मैं बताऊं, दलितों की संख्या अगर आप देखेंगे माइनॉरिटीज और दलितों की, तो पूरी मीडिया में नगण्य है। देखिए अब मैं ये उसी बात मुझे सिर्फ एक और लाइन जोड़ने दीजिए। एक लाइन जोड़ने दीजिए। एक लाइन जोड़ने दीजिए। इसमें मुझे आपको बताने दीजिए कि असली सियासत क्या है। हमारे देश में आर्थिक इक्वालिटी, सामाजिक इक्वालिटी के पहले जो इक्वालिटी है वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और रिसोर्सेस का किस तरीके से बंटवारा होगा वो दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आप रिसोर्सेस के ऊपर 5000 साल से अपना बट्टा लगा के बैठना चाहते हो। हर चीज में आप पहले जाना चाहते हो, और दूसरा अगर कोई अपना हक माने तो आप उनको बताते हो कि भाई साहब मेरिट बिगड़ जाएगा, देश बढ़ जाएगा। ये कहाँ की राजनीति है? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें देश में अफसोस की बात है कि चाइना इनसे जुड़ेगी नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगी? क्योंकि इस देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चाहती है कि आइन के ऊपर मनुस्मृति हो। सज्जाद साहब, कुछ आंकड़े हैं। अभी कितना आरक्षण है? अभी 15% अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 7.5, अन्य पिछड़ा वर्ग 27 और अनारक्षित 50। मैं इसका एक ही जवाब दूंगा, 0.5। आप एक काम कीजिए। आप एक काम कीजिए। हम इस डिबेट काम कीजिए ना। आंकड़े इसलिए गिनाने की कोशिश हो रही है कि ऐसा नहीं है कि देखिए इसको किसी चीज से जोड़ देना। एक सिर्फ सुन लीजिए, एक सेकंड शकील साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ओबीसी का कास्ट सेंसस जारी कीजिए, उस हिसाब से जितनी जिसकी आबादी उतना रिजर्वेशन दे दीजिए, खत्म करिए। चलिए, क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं करते? एक भाई, एक मिनट, ये जो 50% है, ये 27 उससे एडिशन नहीं होगा। अच्छा, इसी रिजर्वेशन को हम प्राइवेट सेक्टर में भी चाहते हैं और कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि 50% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये रेशियो यही प्राइवेट सेक्टर पर लागू कहां है? ये उससे अलग अगर समझते हैं कोई तो गलत समझ रहे हैं। इसी रिजर्वेशन के पॉलिसीज को हम प्राइवेट सेक्टर में, जो मंडल ने कहा था कि प्राइवेट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, अंडरटेकिंग में और प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में, ये चारों पर ये लागू किया जाएगा। तो पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं। ये तो लेट हो रही है कि प्राइवेट सेक्टर में हमारे भाई
ठीक कह रहे थे, कृपाल भाई कह रहे थे कि लेट हो रहा है, उसने आपने काफी दिन बर्बाद कर दिया। ठीक है, सरकारों ने किसी ने बर्बाद किया, कमीशन का इसमें कुछ नहीं कहना, हमारा ये कहना है जब जागो तब सवेरा, आज ही कर दो। बस एक बात मैं जो कि इन्होंने उठाई थी, मैं इनके समर्थन बोल रहा हूँ। देखिए मैंने जो बात कही बस इतना है कि मैं सिर्फ ईमानदारी से चाहता हूं कि जो वाकई पिछड़े समाज के लोग हैं उनको मौका मिले। मैं आपको अपना उदाहरण दूं, उन्होंने कहा करीब 25 साल में संपादक रहा हूं और मैं खुलेआम ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपने यहाँ एक तरह से समाज के हर तबके का एक रिप्रेजेंटेशन देखूं, और कम से कम मैंने इतने 20 साल 25 साल में कम से कम मुझे लगता है कि 50 मौके आए होंगे जब मैं ढूंढ ढूंढ करके कि कोई एप्लीकेशन लाओ, और पूरे एप्लीकेशन को मैंने अपने खुद देखा है। मुझे 5 कैंडिडेट नहीं मिले हैं अप्लाई करने वाले भाई साहब। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा था कि जब आप इस लायक बनाएंगे नहीं, आप कुछ भी कह देंगे, कल को प्राइवेट सेक्टर में अगर पूरे टोटल एप्लीकेशन में 3 एप्लीकेशन नहीं जाएगा और 20 सीटें आप करेंगे, फिर वही होगा कि वे 17 सीटें फिर अल्टीमेटली वही चली जो मेडिकल में होता है। तो मैं जिस बात पे आ रहा था, मैं कह रहा हूं कि क्यों 25 साल पर क्यों नहीं एक एजुकेशन इस देश के हर उस इंसान को दी जाए बेसिक जो डिजर्व करता है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब, चाहे ओबीसी हो, चाहे मैं जन्मा हूं। मुझे भी अगर मेरा आईक्यू बराबर है, एक टेस्ट हो पूरे हिंदुस्तान में, और अगर मेरा आईक्यू लेवल बराबर है, इसलिए तो शिक्षा का अधिकार लाया गया और उसको संवैधानिक हक बनाया। इसलिए शिक्षा का अधिकार आया और उसको संवैधानिक हक बनाया कि हर एक बच्चे ये बात कहीं अलग हो रही है। कृपाल जी एक मिनट, मैं 1 मिनट कह रहा हूं। दिल्ली की बड़ी कोठियों में रहने वाले और जंगलों के अंदर फुटपाथ पर सोने वाले का आईक्यू आप बराबर कर रहे हैं। नहीं, मैं प्राइमरी की बात करता हूं। प्राइमरी एजुकेशन देना सबको अनिवार्य, वो ठीक है अपनी जगह। उस वक्त तक क्या हम वेट करते रहेंगे, उनको वेट करते रहेंगे, उनको इंसाफ नहीं देंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल को प्रोविजन है। सबसे बड़ी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो तो जाने दीजिए। नहीं, मैं ये तो इसलिए कह रहे हैं आज है ना, आप इस बात पर बहुत सहमत हैं। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिए हिंदुस्तान में जितनी नौकरियां हैं या इंस्टीट्यूशन हैं अच्छे, आप उनको देख लीजिए और उनमें निकलने वाले लोगों को देख लीजिए, एडमिशन के लिए दरखास्तों को देख लीजिए। तो वो जमाना गया जब ये लोग एप्लीकेंट नहीं होते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इतने एप्लीकेंट मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा है, इसलिए उनको बराबरी में मौका अच्छे लोगों को नहीं मिल रहा है और दूसरों को पक्षपात के बुनियाद पर जगह मिल रहा है। अगर ये ईमानदारी आ जाए तो रिजर्वेशन की कोई नीड ही नहीं होगी। लेकिन सर एक जो छोटी सी बात जो कृपाल जी ने कही, मैं उसमें ऐड करना चाहता हूं, अगर आप इसको समझें। उन्होंने अपने तजुर्बे को शेयर किया, वो उनका निजी तजुर्बा है। 25 साल में वो चाहते थे कि ऐसी चीजें हो, एक उस दौर में वो चाहते थे। क्या होगा भाई साहब ने किया होगा? नहीं, वो कह रहे हैं कि उतने एक प्राइवेट सेक्टर, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन की एक कॉलेज को आप टेस्ट कर लीजिए और देख लीजिए कि कितने एप्लीकेंट थे, उसमें ओबीसी दलित थे कि नहीं थे, और उनको कितनी जगह विदाउट रिजर्वेशन मिल गई। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होने के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी को जो मेरिट वाले हैं उनको अलग करना है। अभी तक यूपीएससी पर ये मेरिट वाले स्टूडेंट्स को अलग नहीं करती है, जो बहाल होते हैं उसी कोटा में, और कह देते हैं कि मेरी सेक्रेसी है, हम बताएंगे भी नहीं कि कितने लोगों को बहाल किया। अभी जटिल सजाद साहब मापदंड आप देखिए ना, जब देश आजाद हुआ और देश नया बना था तो हमने हमारे निजी सेक्टर को प्रोटेक्शनिज्म दिया। आपने तमाम टैक्स लगाए, तब आपने और इस प्राइवेट सेक्टर ने लिया भी, कभी नहीं कहा कि नहीं साहब आप छोड़ दीजिए, हम compete करेंगे, हम लोग जो है बचपन से लेके अब अपने आप को बढ़ाएंगे और फिर हम लोग मार्केट में compete करेंगे। तब तो आपने सारे प्रोटेक्शनिज्म के ये ले लिए और अब किसी और को प्रोटेक्शनिज्म दिया जाए तो आपको बड़ी उसमें दिक्कत होती है। ये कैसे मापदंड है? महेश जी, ये सवाल जब मापदंड पर आ जाते हैं, जब इंप्लीमेंटेशन पर आ जाते हैं, तो घेरे में वो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर्स आ जाते हैं, वो प्राइवेट प्लेयर्स आ जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि प्राइवेट प्लेयर्स इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर हमारा सवाल ये नहीं है, या फिर इस बहस का मैं यहाँ पर सुझाव देना चाहूं जी। हमारा सवाल बस ये है कि इसमें योगदान कहां मिल सकता है। देखिए, मैं सकारात्मक होने की कोशिश कर रहा हूं, मैं निजी तौर पर सकारात्मक होने की कोशिश, मैं सकारात्मक ही व्यू आपको देना चाहूंगा यहाँ पर। हाँ,
मैं यहाँ पर एक सकारात्मक व्यू देना चाहूंगा। आपने बोला इंडस्ट्री वालों ने बेनिफिट लिया और अब वो उसको बराबर नहीं देखना चाहते हैं। हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सरकार एक फंड क्रिएट कर दे, पिछड़े जाति के वर्गों के लिए बिजनेस क्रिएट करने के लिए वो फंड उन लोगों को दे दे, वो बिजनेस चलाएं। 27% नहीं, वो 100% लोगों को रखें, वो गवर्नमेंट फंडेड हो जाएं, ताकि वहां बिजनेस एनवायरनमेंट बने। जो आप अपने प्रॉफिट को क्यों नहीं शेयर करना चाहते? जॉब मिले। सर, आप अपने प्रॉफिट को क्यों नहीं शेयर करना चाहते? नहीं, बात सरकार भेदभाव क्यों हम करना शेयर चाहते हैं? करते हैं आप भाई अपने साहब, प्रॉफिट सबसे को शेयर क्यों नहीं करते हैं। शेयर करना चाह रहे? 75% लोगों को क्यों नहीं लेना चाहते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव 75% पॉपुलेशन का है? ये आप कह रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं हम नहीं लेना चाहते, हम तो नहीं, कहते हैं चलिए, ज्यादा भी लेते हैं, लेकिन आपका सोल्यूशन ले लेते हैं मेरिट के और वो आधार पे लेना 75% मार्केट में भी आप मत जाइए, आप अपने 25% मार्केट में बने रहिए। फिर ऐसी बात मत कीजिए। अगर आप क्यों अलग से करेगा? उनको बोल रहे हो कि अलग से आप अगर अपना customer करो, को तो अच्छा मार्केट लगता भी है अलग तो अलग लेकिन करो। नहीं, क्या ये मैं- मुमकिन है? नहीं, ये अब लड़ाई में तब्दील हो रहा है। मैं लड़ाई नहीं मैं तो कह रहा हूं, चाहता। सरकार नहीं, का इस पैसा बहस हम के- मनुवादी नहीं, व्यवस्था में जाए नहीं, इस कि बहस के मनुवादी भीतर व्यवस्था एक को क्यों सकारात्मक हमने सोच इसका- होनी चाहिए। राम कृपाल जी, देखिए, लड़ाई बढ़ जाती है इससे। हम ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स आज तक, मुझे नहीं लगता, आपका अनुभव भी रहा है कि इस तमाम चीजों को उतना देखते समझते हैं। वो प्रॉफिट में ज्यादा रहते हैं, जो उनके लिए प्रॉफिटेबल होता है उसी को वो हायर करते हैं, और जो नहीं होता उसको फायर भी कर देते हैं, जैसा आपने कहा। देखिए, मेरा यही है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ा तबका हमारे यहाँ जो बहुसंख्यक है उसको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। इसमें उस लड़के या बच्चे की गलती नहीं है, नहीं। वो इस समाज ये समाज के दिए हुए दंडों को भोग रहा है। पॉलिटिकल वो- फेलियर भी है। नहीं, वो एक राज कपूर की फिल्म का गाना है ना कि दुनिया में तेरी पीर का या तकदीर का मारा हूं, तो वो दुनिया की पीर झेल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात अब इस बात की, तो दो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जैसे ये है कि प्राइवेट सेक्टर, इन्होंने बहुत सही बात कही और मैं भी इस बात को कई बार कह चुका हूं कि किसका पैसा, एसबीआई आज जिसकी जो हालत हुई है, उसका करोड़ों करोड़ों रुपया, वो किसका पैसा लेकर के कोई आदमी अपने जन्मदिन मनाता है गोवा में जाकर के, ये व्यवस्था देख रही है। और गरीब का अगर कुछ होगा तो उसका हल चला जाएगा, उसका ट्रैक्टर नीलाम हो जाता है, उसको जेल। तो ये अन्यायी व्यवस्था, इसमें दो राय नहीं है कि जो मेहनत करता है, मेहनत कर, शाहजहां ने खुद ताजमहल नहीं बनाया था, इस देश के मजदूरों ने बनाया है, लेकिन कहा जाता है शाहजहां ने बनाया। तो ये माफ कीजिएगा, कारपोरेट सेक्टर से भी मेरी अपील है कि ये गलतफहमी नहीं है कि मेरा बिजनेस है, करते तो जनता ही है। इसमें बैठ करके बिल्कुल छुआछूत वाला नहीं कि अच्छा एक इनका कर लीजिए और एक हमारा अपना पैरेलल चलता रहे, नहीं। जितना हो सकता है कि एक रियलिटी में बैठ करके आप एकोमोडेट करने की प्राइवेट सेक्टर को भी सोचना चाहिए। एक रीजन मुझे एक बहुत पहले एक मंत्री जी ने बात कही थी, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था देखिए रामकृपाल जी, ज्वालामुखी जो है ना वो धुआं निकल रहा है, आप निकलने दीजिए उसको, नहीं तो एक दिन ऐसा फूटेगा कि सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो गुस्सा समाज में, एक जो अनरेस्ट भी बढ़ रहा है, इसका भी कारपोरेट सेक्टर भी देखे कि सोशल अनरेस्ट या जो बेरोजगारी है किस तरह से है। अगर एक ढंग की बहस इसमें हो सकती है, मदद हो सकती है, तो लोग, मैं कहता हूं कि सरकार भी उस तरह सुप्रीम कोर्ट की जा करके भी कहे कि भाई प्राइवेट सेक्टर में भी हो। मैं किसी चीज को, अभी क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी उसको वोट बैंक के रूप में भुनाना शुरू कर देती हैं और एक तबका खड़ा हो जाता है। नतीजा क्या होता है, चौराहों पर मंडल कमीशन की तरह वही होता है कि जेपी ने जिसको तरुणाई कहा था, युवा तरुणाई है, वही तरुणाई जेपी के जिंदा रहते ही यादव, कुर्मी, कोयरी, राजपूत और ब्राह्मण में बदल गई और पटना की सड़कों पर संघर्ष हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं, यहाँ पर लड़कों ने अपनी जान दे दी, आग जलाई। मैंने कहता हूँ उस चीज से बचने के लिए ऐसा ना लगे कि जैसे कोई कारपोरेट सेक्टर बिल्कुल खिलाफ है। अफसोस की बात ये है, अफसोस की बात पर ये है, कानून का इंतजार क्यों करती है? एक सेकंड, कारपोरेट सेक्टर कानून का इंतजार क्यों करती है? वो दिल बड़ा करे और इस तरह के लोगों को अपने यहाँ जगह देने। लेकिन शकील साहब, मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल अब ये जा रहा है, क्योंकि इस बहस के अंदर अब बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि इसका कोई कंक्लूड नहीं हो पाएगा। मेरा ये है, क्या ये लड़ाई मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन है? और उसके बाद मेरा सीधा कमेंट महेश जी से होगा। आप जो इसके ऊपर अपने ऑब्जर्वेशन रखेंगे, मैं महेश जी से इसका रिएक्शन लूंगा। ये मेरिट की किलिंग नहीं है जो ये कहा जा रहा है। मेरिट वर्सेस मेरिट हर जगह मौजूद है, लेकिन उनके साथ जो पक्षपात हो रहा है वो मेरिट को दाब रहा है। एक खास तबके के मेरिट को पक्षपात दाब रहा है। हम चाहते हैं कि वो पक्षपात ना हो, दूसरे तबके की भी मेरिट उभर के आए। सिर्फ एक 25% आबादी में ही मेरिट है, 75% में नहीं है। ये सोचना हिंदुस्तान के प्रति बड़ा अन्याय होगा। महेश जी, जवाब दीजिए। हाँ,
जी, मैं इसका ये जवाब देना चाहूंगा। हमने ये नहीं कहा कि एक समुदाय में मेरिट नहीं है। मैं अभी भी ये मैं मानता हूं और मेरा पूरा भरोसा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी इन लोगों की जो रेशियो होगी वो 27 से ऊपर ही होगी। हालांकि उसका पूरा विश्लेषण किया जाएगा जब ये बात आगे सामने आएगी, नंबर 1। नंबर दूसरा, आज हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गरीबी, और गरीबी किसी जाति से टच नहीं करती है। हर जाति में गरीबी है और हर जाति में अमीरी है। तो हमको यह देखना पड़ेगा कि जो गरीब आदमी अगर गरीब रह गया और अमीर ज्यादा अमीर हो गया तो ये समाज बिल्कुल गरीबी से अमीरी तक आने के साधन तो एक तो ही। हमको गरीब को देख के गरीब को बढ़ावा करना चाहिए। गरीबी और अमीरी की बात तो सही है, पर गरीबी से जाति के आधार पे गरीबी से लड़ने के साधन और मौके एक के पास नहीं है और एक के पास है, यही तो दिक्कत है। और मेरी गुजारिश महेश जी से नहीं है, मेरी गुजारिश यहाँ के बैठे पैनल से नहीं है, मेरी गुजारिश है मोदी जी से कि यदि आप सूट बूट की सरकार नहीं है तो कम से कम आप सूट बूट वालों को मुनाफा पहुंचाना कम कीजिए और इस तबके की तरफ देखिए जो पिस रहा है। कभी आप लेबर लॉ ढीला कर रहे हैं, कभी आप और लॉ ढीला कर रहे हैं। मेरा एक सवाल आपसे भी है जी, क्या आपको लगता है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, हमको यहाँ पर सिर्फ ये एक मॉडल दिखाना है कि क्या ये हो सकता है जी। इसके लिए एक सकारात्मक सोच की जरूरत है। मेरा सवाल बस इतना है कि अगर मान लिया जाए, कृपाल जी, अगर मान भी लिया जाए कि 27% ओबीसी को हम दे देते हैं प्राइवेट सेक्टर में और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, आपको नहीं लगता कि ये कुछ ऐसे सर्किट्स को और उबाल देगा? जैसे वो कह रहे हैं कि धुआं उठ रहा है और भी SC ST सामने आ जाएंगे, दूसरे कोटा के लोग सामने आ जाएंगे कि हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। हर जगह फिर इसकी मांग एक प्रबल रूप लेती जाएगी। इसका दुरुपयोग होगा राजनीतिक तौर पर, इससे मैं सहमत हूं, लेकिन ये ऐसा नहीं लगता कि मुझे आप चीजों को आगे रखेगा? क्या कोई और अपने अन्यायपूर्ण तरीके से कोई और चीज मांगने लगे, इसके लिए आपको अपने हक से वंचित रखना जायज है? नहीं, हमारा संविधान मेरा सवाल ये मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये उदाहरण सेट हो जाएगा? कोई और को प्रतिक्रिया करनी है तो वो प्रतिक्रिया दे। हमें पता है कि इसी गैर विरोधी जो विरोध आरक्षण का विरोध करने से ही ये बीजेपी उभरी है। इसकी इतिहास और इसकी पृष्ठभूमि हम पूरी तरह से जानते हैं, पर क्या उस डर की वजह से हम किसी को वंचित रखें? क्या रोहित वेमुला और तमाम जो लोग हैं उनके इतिहास को भूल जाए? ये बात हम इस देश में होने नहीं देंगे। ये देश जितना उनका है, ये देश उतना उनका भी। रामकृपाल जी, मेरा ये सवाल आपसे भी है कि क्या ऐसा नहीं लगता कि एक लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई लेती जाएगी? मैंने ईमानदारी के 74 के मूवमेंट को देखा है। मैं था, और जब जिस तरह से जेपी भावुक होकर के बातें किया करते थे, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है, तो युवा करते थे। और जैसे ही उन्हीं के दौर में जेपी ने वो देखा कि किस तरह से वो तरुणाई अगड़े पिछड़ों में बट गई और किस तरह खूनी संघर्ष हुआ, नतीजा न किसी को हासिल, न उनको कुछ हासिल हुआ, न उनको कुछ। हकीकत यह है कि हमारे समाज में गैर बराबरी और पिछड़ापन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सहमति है। और जो भी न्याय से वंचित रहे उनको मिलना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसके लिए अब देखिए, संघर्ष का कोई संघर्ष में हमेशा क्या होता है, राजनीतिक फायदे उठाए जाते हैं। जिसको मिलना चाहिए था कुछ, उसको मिलता नहीं है। सन 74 से लेकर के 2016 आज है, मैं बताऊं क्या हुआ इस देश में। कितनी बार इस देश की पार्लियामेंट में जेपी ने कहा था लैंड रिफॉर्म की बात करो, 1974 में ये बात कही थी। ठीक है। आज तक मैं बता रहा हूं उसके बाद क्या हुआ। जेपी मूवमेंट के बाद एक अन्ना हजारे का हुआ, वरना बीच में क्या असम मूवमेंट हुआ, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, पंजाब आंदोलन आए, सारे के सारे आप देख लीजिए, नॉन इश्यूज हमेशा चलते रहे और जनता का न भूमि सुधार हुआ, न पिछड़ों को न्याय मिला, न भ्रष्टाचार दूर हुआ, नहीं कुछ भी नहीं। तो ये जानते हैं समाज सरकारें बन गई, समाज में क्या होता है इस तरह की लड़ाइयों में। आप फिर होंगे, इलेक्शन पार्टियां जीत जाएंगी, वो कहेगी मैं आरक्षण के समर्थन में, वो कहेगी देखिए तो आरक्षण का विरोध करते हैं, वोट बैंक बनाया जाएगा। बनस्पत इसके कि अगर सचमुच कोई इंसानियत की बात यह है कि जो वंचित रह गए हैं उनको अब अधिकार मिलना चाहिए। और इस देश में संविधान सभा बन सकती है, संविधान के लिए हो सकता है। मैं कहता हूं कि एक आयोग ने दिया है, एक बड़े स्तर पर उसकी पूरी स्टडी होनी चाहिए, और अगर गुंजाइश नहीं है तो गुंजाइश की जानी चाहिए। लेकिन मैं वही कहता हूं, एक समन्वय का रास्ता होना चाहिए। कल को ऐसा न हो कि वो संघर्ष के रास्ते पर नतीजा क्या होता है, जैसे आप देखते हैं, और हर इस तरह के संघर्ष का नतीजा वही होता है कि जो बिहार में हुआ। 77 2 साल के लिए जनता पार्टी आई, फिर वही इंदिरा गांधी आ गई जिनके खिलाफ इतना बड़ा मूवमेंट हुआ था। सबको आपको सामने है, वो चीजें फिर गौड़ में चली जाती है। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि सोशल चेंज का एक प्रोसेस है। करेक्ट। सोशल चेंज वो
थ्योरी ऑफ एलीट हम लोग सोशोलॉजी में बहुत पढ़ाए हैं, वो तो सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन तो होना है और होगा। अब उसके लिए समाज या तो एक्सेप्ट कर ले अपने से, और अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो संघर्ष होता है। तो वो इतिहास, दुनिया के इतिहास में कोई बुरी चीज नहीं मानी गई है कि सोशल चेंज के लिए संघर्ष नहीं हो। सोशल चेंज के लिए संघर्ष होगा। आप देखिए, आपने कहा मंडल कमीशन के बाद परिवर्तन इस देश में हुआ है। कई राज्यों में कई बड़ी बड़ी पार्टियां, जिनकी बात ये कहते हैं वो कहते हैं, हम नहीं कहते हैं कि वो लोग किसके सपोर्टर। कई राज्यों में तो कोई पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर अब कोई सवर्ण को नहीं बनाने की घोषणा करती है। सोशल चेंज तो आया ना, परिवर्तन तो आया ना। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कृपाल भाई कि संघर्ष कोई बुरी चीज नहीं है। पॉजिटिव काम के लिए कोई संघर्ष होता है समाज में, तो समाज को पॉजिटिव तरीके से। महेश जी, बस एक सेकंड केवल, मैं संघर्ष जो कह रहा था, संघर्ष तो गांधी जी भी कर रहे थे और संघर्ष नक्सलाइट भी कर रहे हैं। महेश जी, मैं हिंसात्मक संघर्ष की बात कर रहा था। संघर्ष तो देखिए ऑब्वियस है, ठीक है, और आइडियोलॉजी ठीक है, मेरे पास समय की कमी है टेबल पर बैठना चाहिए। सर, मेरे पास समय की कमी है। मैं एक उदाहरण के साथ में, एक एग्जांपल के साथ, महेश गुप्ता जी, मैं आपसे एक सवाल कोट करना चाह रहा हूं कि अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए, तो इसका एक आंकड़ा रिसर्च के दौरान मुझे मिला कि 2006 से 2012 में गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटी है वो 18.2 से घटकर 17.6 मिलियन हो गई, और प्राइवेट सेक्टर में इसी दौरान 3.13 मिलियन जॉब्स बढ़ गई। तो देखिए, जहां अपॉर्चुनिटी है, जहां अवसर है, वहां पर अवसर मिलना चाहिए। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि रिजर्वेशन उसको उसी तरीके से पहन लिया जाए, वो लबादा ओढ़ लिया जाए, लेकिन एक क्राइटेरिया तो फिक्स किया जाए। नहीं, आप जो ठीक कह रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब बढ़ेंगे, सरकारी सर, जॉब बढ़ रहे कम हैं, होते जाएंगे। 3 मिलियन बढ़े हैं, लेकिन अगर सर ये तो 2012 तक का बढ़ेंगे, मैं उस बात से एग्री कर रहा हूं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ आएगी। मैं साइमल्टेनियसली ये कहूंगा, हमारे यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है कि कौन सी जाति का आदमी लेंगे, कौन सी जाति का आदमी नहीं लेंगे। हम सब जाति के आदमी लेते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप खासकर जाएंगे, तो जो वर्कर लेवल पे जो लोग आते हैं, अगर उसकी रेशियो हम अपनी फैक्ट्रियों में निकालेंगे, तो वो कुछ आंकड़े हम लोगों ने निकाले थे, वो पेश करूंगा मैं बाद में कभी आपको। उसमें यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है हमारी, यही दिक्कत है। सिर्फ लेबर रखना, यही तो मनुवादी व्यवस्था है, यही वर्ण व्यवस्था है कि आपका जो पिछड़ा जाति है वो बन के रहेगा वर्कर, और सीईओ एक ही वर्ग के लोग बनेंगे। यही तो दिक्कत है हमारी साहब, यही तो आपने दिक्कत है हमारी। नहीं, बात क्या है, बात मैं ये कह रहा हूं, जहां पे जो आदमी आता है, अच्छी अपनी कैपेसिटी में आता है, उसको जॉब दी जाती है। नहीं दे पाते हैं आप, तो हम लोग जाति के आधार पर डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। सर्वे आप करा लीजिए ना, आप गुप्ता जी, आप कम से कम चैम्बर का एक सर्वे, मॉडल सर्वे 1-2 ही इंडस्ट्री का करा लीजिए, तो पता लग जाए कि आप अगर यूनिवर्सिटीज के ले लीजिए, आईआईटी के अगर दलित चाहिए आपको, अगर आईआईटी के स्टूडेंट ओबीसी चाहिए, सबका मेरिट टेस्ट कर लीजिए, लेकिन आप उनको बहाल कर नहीं पाते हैं। यही मेंटेलिटी की जंग है, और कोई नौकरी की जंग नहीं है। नहीं भाई साहब, ये मैं इससे एग्री नहीं करता। हमारे यहाँ इसके मेंटेलिटी बिल्कुल नहीं है कि एक वर्ण के लोग लेंगे, दूसरे वर्ग के लोग नहीं लेंगे। नहीं, सवाल ये है सर, मेरा एक्सेप्ट कर लेते हैं, मेरा सवाल में कोई भेदभाव नहीं है, तो ये भी देख लेते हैं क्या मतलब है। मेरा ग्लैडली एक्सेप्ट कर। नहीं महेश जी, मैं फिर अपने आंकड़ों के हिसाब से महेश जी वही सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जहां अपॉर्चुनिटी होगी वहां बराबरी क्यों नहीं होगी। नहीं, बराबरी है, मैं कहां कह रहा हूं बराबरी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम तो इसमें बहस को सिलेक्ट नहीं करते, मान लीजिए ना, डिफरेंशिएशन नहीं करते। हमारा जब सिलेक्शन होता है, हम जो फॉर्म भरवाते हैं उसमें जाति लिखवाते ही नहीं हम लोग। नहीं तो आप कैसे कहते हैं हम डिफरेंशिएशन करते हैं? आप किसी कंपनी के उसमें जाति दिखवा दीजिए मुझे। महेश जी की व्याख्या ये है कि देखिए, शकील भाई और मैं दोनों ही एक ही जगह से रेस शुरू कर रहे हैं 100 मीटर की, पर उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि शकील भाई पे 100 किलो के वजन लगे हुए उनके पैरों पे, और आपको जो है मोदी साहब ने मोटर गाड़ी दे रखी है, और फिर आप जो है 100 मीटर की दौड़ लगा रहे हो और कह रहे मैं जीता, आप हार गए। इसमें मेरी शहजाद साहब समानता है। शहजाद साहब, ये आपकी समानता की व्याख्या हो तो मुझे माफ करना कि ये नेहरू के भारत की कल्पना नहीं है, मोदी के भारत की कल्पना हो सकती है। नहीं, ये मोदी और नेहरू जी की बात नहीं है। रामकृपाल जी,
साजिद भाई ठीक को है, जब मैं भी यही मौका तो- मिलेगा मौका तो छोड़ेंगे मैं नहीं। तो यही कह रहा हूँ ना सर कि इस पे बीजेपी के लोगों को भी होना चाहिए ना। तो मैं ये आज कह उनका रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा था रविशंकर प्रसाद से मैं जवाब यही कह रहा हूँ कि इसके ऊपर राजनीति हावी हो जाती है। मैं इस नहीं, बहस को देखिए, कंक्लूड करना मैं चाहता हूँ, इसीलिए- राजनीति हावी मैं हो जाती इसीलिए आ रहा था कि देखिए ये इस पर एक गंभीर स्टडी होनी चाहिए और सारी चीज़ों का, और इसमें कोई दो राय नहीं। जो अभी आप बात कर रहे थे ईमानदारी की बात यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में भेदभाव, चाहे वो सरकार हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सब जगह भेदभाव होता है। और वो भेदभाव इस कदर होता है कि अभी जो घटनाएं हो रही हैं, मैं बताऊं कहीं ना कहीं इंसान एक पिछड़ी जाति का है, उसको लेकर के आप आए दिन की घटनाओं आप ये शिक्षा संस्थानों में देख लीजिए किस तरह के हालात बन हाँ, रहे नहीं, हैं। ठीक है, तो हमने उसी ऐसा का नहीं उदाहरण है। भी लिया। लेकिन ये है कि उसके लिए बैठ करके अगर कहीं ये मिलता है, कोई बाय मीडिया तराशा जाना चाहिए हाँ। बनस्पत इसके कि तालमेल yes होना or चाहिए। no का नहीं है हाँ। कि ये बिल्कुल खारिज है, हाँ। वो कहें हम बिल्कुल सही हैं, ठीक। न प्राइवेट सेक्टर 100% जायज हाँ। वो बात बोल रहा है, नहीं, ये है एक बीच का रास्ता निकालना निकलना चाहिए। और यही इस बहस के दौरान हमने कोशिश भी यही की। देखिए, इसको राजनीति से प्रेरित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो एक सकारात्मक और एक सुलझी हुई बात आगे रखनी होगी, उपाय आगे रखना होगा, तालमेल करना होगा पॉलिटिकल पार्टी से। सर, मेरे पास समय की बहुत कमी है, हम फिर एक सेकंड सिर्फ बोलना चाहता जी। हूं मैं कि जैसे रामकृपाल जी बोले, हम कमीशन ने 27/11/15, 10/12/15, 11/1/16, 4/2/16 और उससे पहले 10 मीटिंग हमने बड़ी स्टडी करके की है। ऐसे नहीं है कि हमने नहीं, उठा के सवाल कर इसके दिया। ऊपर नहीं है, सवाल इसके ऊपर नहीं है। सवाल यह है कि स्टडी होगा लेकिन इंप्लीमेंट करने में ईमानदारी क्यों नहीं बरती जाती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस खास बहस में आप मेरे साथ जुड़े। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का दौर जारी है।